सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने हैं एब्सोल्यूशन के बारे में। ये कहानी है गैंगस्टर की जो अब बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ापे में उसे ध्यान आता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। इसीलिए बूढ़े होने से पहले वो कुछ अच्छा काम करना चाहता है ताकि वो अपने परिवार के पास वापस जा सके। मगर अच्छा काम करने के लिए उसे अपने ही साथियों को मारना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बोस्टन का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक गैंगस्टर है। ज्यादातर लोग उसे ठग कह के बुलाते हैं। वो बचपन से ही छोटे मोटे गलत काम कर रहा है और जवानी में भी उसने वही किया। वो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया और अब वो बूढ़ा हो चुका है। मगर बूढ़े होने के बावजूद वो इसी काम को कर रहा है और वो एक आदमी के लिए काम करता है जिसका नाम है कॉनर। ये लोग हर तरीके के बुरे काम करते हैं। ठग को जिम्मेदारी मिलती है कि वो अपने बॉस के बेटे काइल को लेकर के जाए एक वेयर हाउस पे जहाँ पर मछलियों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठग ऐसा ही करता है। वो काइल को लेकर के चला जाता है। वहाँ जो आदमी काम कर रहा है वो बातें करना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में कहता है कि नई डिलीवरी जल्दी ही आने वाली। इस बार डिलीवरी न्यूयॉर्क से आ रही है। हमें अच्छे माल चाहिए। अब वो लोग गोरे होने चाहिए और उसके साथ साथ देखने में सुंदर भी। काइल को ये बातें समझ में नहीं आती। वो उस आदमी से पूछ लेता है कि आखिर तुम लोग किस माल के बारे में बात कर रहे हो। तब वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे धंधे में बिल्कुल सवाल जवाब नहीं किया जाता। अगर तुम किसी काम को करना चाहते हो तो करो और नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। इन बातों को सुनने के बाद ठग चुप रहता है क्योंकि कॉनर ने उसे बोला था कि वो काइल को पूरा का पूरा धंधा सिखाए। मगर वो अपने बॉस के बेटे को इस तरीके से जलील होता हुआ नहीं देख सकता। तब वो इन दोनों को डराना शुरू करता है। उसकी धमकियों को सुनने के बाद ये लोग हंसने लगते हैं। उन्हें पता है कि वो ठग से पंगा नहीं लेना चाहते। थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद ठग आकर के मिलता है कॉनर से और पूछता है उसके बेटे के बारे में। कॉनर कहता है कि मेरा बेटा शायद मेरे धंधे में नहीं आना चाहता। उसे अलग धंधा करना है और शायद वो जिंदगी भर वही करेगा। ठग इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि शायद उसका डिसीजन अच्छा है। उसने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो करने में उसे मजा आए और पूरी जिंदगी करता रहे। जब इनकी बातें चली रही होती है तभी कॉनर को एहसास होता है कि ठग उसका नाम भूल चुका है। तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ठग कहता है कि मुझे इंसोम्निया है और उसके साथ साथ मुझे भूलने की भी बीमारी है। मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूँ और ये बहुत समय से मेरे साथ चल रहा है। तब कॉनर उसे अपना पूरा नाम बताता है। बाहर आते ही ठग सबसे पहले उसके नाम को लिखता है एक पेपर पर। जैसे जैसे समय बीतता है ठग की हालत खराब होने लगती है। वो छोटी से छोटी चीजों को भी भूलता जा रहा है। तब वो सारी चीजों को एक डायरी में लिखना शुरू कर देता है ताकि उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि उसने पूरी जिंदगी गैंगस्टर का काम किया है मगर फिर भी उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो एक जिम में जाता है और फाइटर्स को ट्रेन करता है। वो बूढ़ा हो चुका है मगर उसके हड्डियों में अभी भी बहुत जान है जिसका वो पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मगर हर एक ट्रेनिंग के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। एक दिन जिम का बॉस उसे देख करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या कोई लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? ठग कहता है कि नहीं। बॉस उससे थोड़ी देर तक बात करते रहता है। ठग कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर बॉस समझ चुका है कि कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है या कोई चीज उसे परेशान कर रही है। जब ठग जाने लगता है तब उसका बॉस उसे रोक करके कहता है कि आज का अपना पैसा लेना तुम भूल गए। वो उसे पैसा देता है। तब ठग पहुंचता है एक बार में ताकि वो ड्रिंक कर सके। ड्रिंक करते करते वो देखता है कि बगल में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये दोनों ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं जिससे उसे परेशानी हो रही है। उसके सर का दर्द बढ़ते जा रहा है। इन चीजों को देखने के बाद ठग परेशान होकर के कहता है कि अगर तुम दोनों को लड़ना है तो बाहर जाकर के लड़ाई करो, अंदर शोरगुल मत करो। एक आदमी भड़क जाता है इस बात को सुन करके और कहता है कि तुझे क्या दिक्कत है, हम यही लड़ेंगे। तब ठग भी भड़क जाता है। वो उठ करके इस आदमी के पास आता है और एक पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। सबको लग रहा था कि ठग एक बूढ़ा आदमी है मगर उसका पंच आज भी बहुत दमदार है। एक पंच के बाद वो आदमी ऊपर ही नहीं उठ पाता। थोड़ी देर के बाद जब ठग यहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास एक महिला आती है जिसका नाम है योलोंडा। वो ठग को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज रात तुम अकेले घर जाओ। या तो तुम मेरे घर चल सकते हो या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद ठग चला आता है इस महिला के घर पे। ये दोनों पूरा रात एक साथ होते हैं मगर सुबह होते ही ठग यहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है कॉनर उसे कॉल करके कहता है कि जा करके एक बारी डॉक्टर से मिल लो, उसके पास कुछ चीजें हैं। तब ठग तैयारी करने लगता है डॉक्टर के पास जाने का मगर उसे ये भी याद नहीं है कि डॉक्टर का एड्रेस क्या है। तब दोबारा वो अपनी डायरी को निकालता है और पहुंच जाता है डॉक्टर के पास। यहाँ जाने के बाद वो देखता है कि एक पार्सल आया है कॉनर के लिए। तभी उसे याद आता है कि अगर वो डॉक्टर के पास आया है तो वो अपनी भी बीमारी का जिक्र यहाँ पे कर सकता है। वो डॉक्टर को बताना शुरू करता है सारी चीजें
कि दिन प्रतिदिन उसकी मेमोरी खराब होती जा रही है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। आज सुबह जब वो एक लड़की के घर से बाहर निकला था तो वो इस चीज को भी भूल गया था कि आखिर वो कहाँ पे रहता है और उसके घर का एड्रेस क्या है। वो छोटी से छोटी चीजों को भी याद नहीं रख पा रहा। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता, तुम्हें सबसे पहले जाकर के हॉस्पिटल में चेकअप करवाना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी के बारे में पता लगा पाएंगे। ठग पहुंच जाता है एक हॉस्पिटल में। तुरंत ही उसका स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद डॉक्टर उसे बताती है एक बीमारी के बारे में जो बहुत ही रेयर है। ये बीमारी तब होती है जब आपके सर पे जरूरत से ज्यादा चोट लगे, और ठग के साथ यही हुआ है। बार बार उसके सर पे हमला किया गया है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये बीमारी समय के साथ साथ ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर ठग से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, तुम्हें अपने परिवार वालों के पास जाकर के रहना चाहिए या कम से कम उन्हें इत्तला कर दो। अपने परिवार के बारे में सुनने के बाद ठग शांत हो जाता है और कहता है मुझे किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं। वो बहुत ही उदास होकर के निकलता है बाहर और चला जाता है समंदर के किनारे। यहाँ आने के बाद वो बंदूक निकालता है और अपने मुंह में रख लेता है ताकि वो गोली चला सके। तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची पर जो उसे देख करके मुस्कुरा रही है। बच्ची को देखने के बाद वो बंदूक हटा देता है क्योंकि अब उसे अपनी बेटी की याद आ रही है। घर आने के बाद वो सबसे पहला कॉल अपनी बेटी को करता है जिसका नाम है डेजी। मगर डेजी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता। वो थोड़ी देर तक उससे बात करता है, फिर कहता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। डेजी मना कर देती है। तब भी वो उससे बात करते रहता है और कहता है कि क्या तुम मेरे पास आ सकती हो। डेजी तब भी मना कर देती है। तब वो डेजी से अपने बेटे के बारे में पूछता है जिसका नाम है कॉलिन। तब डेजी भड़क जाती है और कहती है कि आपको शायद पता नहीं है, कॉलिन का देहांत हो गया 2 साल पहले। इस खबर को सुनने के बाद वो अंदर से टूट जाता है और अगले ही दिन जाता है कॉलिन के कब्र पे। यहाँ उसे बहुत अफसोस हो रहा है और इस बात का एहसास भी हो रहा है कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। 2 साल पहले उसके बेटे की मौत हो गई और उसे ये बात पता भी नहीं थी। वो एक बहुत ही बुरा पिता है। मगर अब वो अपनी बेटी के पास जाना चाहता है, इसीलिए वो जाता है डेजी के पास। डेजी उसे देखने के बाद उससे बात नहीं करना चाहती, मगर डेजी का बच्चा भी यहाँ पर है, इसीलिए वो अच्छे से बात करती है अपने पिता से। तब ठग उसे कहता है कि क्या तुम लोग रात पे डिनर पे आओगे। डेजी मान जाती है, मगर वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके ठग यहाँ से चला जाए। ठग चला आता है घर पे। रात में जब वो सोता है, थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उसके पूरे कमरे में पानी भर गया है। तब उसे महसूस होता है कि वो पूरे के पूरे समंदर के बीचों बीच है। तभी वो अपने पिता को देखता है जिनका देहांत हो चुका है सालों पहले। उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। तब ठग हंसने लगता है। अब ठग का पूरा बिस्तर समंदर में तैर रहा है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही आनंद लेना चाहिए इस सफर का, ज्यादा सोचो मत। तभी ठग की आंख खुलती है। वो देखता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। सुबह होने के बाद जैसे ही वो सड़क पे आता है, वो उसी लड़की को देखता है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। इस लड़की का नाम है योलेंडा। योलेंडा और ये दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ पर पहली बार योलेंडा को पता लगता है कि ठग एक गैंगस्टर है, मगर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ठग यहाँ से निकल पड़ता है न्यूयॉर्क के लिए। उसके साथ काइल भी है। ये लोग डील करने के लिए आए हैं। इन्हें एक ट्रक नजर आता है। ट्रक से एक आदमी निकलता है और उसकी चाबी दे करके चला जाता है ठग को। तब ठग आकर के बैठ जाता है ट्रक में। काइल भी बैठा हुआ है। ये लोग शहर से बाहर निकल चुके हैं। काइल बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस ट्रक के अंदर क्या है, मगर ठग उसे कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि पुलिस वालों की गाड़ी पीछे आ रही है। तब काइल की हालत खराब होने लगती है। ठग उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही घबराते रहोगे तो पुलिस वालों को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। आराम से ऐसे बैठो जैसे कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मगर काइल की हालत खराब होने लगती है। तब ठग उसे पकड़ करके नीचे झुका देता है। काइल बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकना चाहता। जैसे ही वो नीचे झुकता है, पुलिस वालों की गाड़ी इनसे आगे निकल जाती। तब आसानी से ये लोग अपने शहर चले आते हैं वापस आने के बाद ट्रक से अनलोडिंग शुरू हो जाती है। काइल जाकर के देखना चाहता है कि आखिर ट्रक के अंदर क्या है, मगर ठग उसे रोक करके रखता है। वो नहीं चाहता कि काइल इन चीजों को देखे। तभी एक लड़की भागती हुई चली आती है ठग के पास और उसका हाथ पकड़ करके कहती है कि मुझे बचा लो, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। तब काइल और ठग दोनों को ये बात समझ में आती है कि इस गाड़ी के अंदर लड़कियां थी जिन्हें न्यूयॉर्क से यहाँ पर लाया गया है ताकि वो देह व्यापार कर सके। ठग को बहुत ही बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता और वो लोग लड़की को घसीट के लेकर के चले जाते हैं। ठग अगले दिन पहुंचता है डेजी के पास। डेजी का बेटा यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है जिसका नाम है ड्रे। बहुत देर तक ये लोग मैच को देखते रहते हैं। तब डेजी कहती है कि मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। ठग कहता है कि मैं ड्रे को छोड़ दूंगा। उसे कहाँ छोड़ना है? वो कहती है कि इसके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस है। ठग उसे लेकर के चला जाता है प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पर प्रोफेशनल लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच ठग उसे ट्रेन भी करता है और कुछ नई टेक्निक्स बताता है। अपने नाना की इन चीजों को देखने के बाद वो बहुत प्रभावित है। रास्ते में आते समय उसके चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है।
ठग के साथ समय बिता करके। रात में वो जैसे ही सोता है वो फिर से उसी सपने को देखता है कि वो अपने पिता के साथ समंदर में है और ये दोनों बातें कर रहे हैं। तभी ठग देखता है कि जिस लड़की ने उससे मदद मांगी थी वो भी समंदर में है और फिर से उससे मदद मांग रही है। तब ठग की हालत खराब हो जाती है। वो जगता है और उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसी वैश्यालय में जाता है जहाँ पर उस लड़की से देह व्यापार करवाया जा रहा है। वो जाकर के उस लड़की से मिलता है। उसका नाम है हेलेन। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे घर वाले अमेरिका में रहते हैं? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा कि वो लोग आकर के तुम्हें यहाँ से ले जाए। हेलेन कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। उन्हें पहले से ये बात पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे छुड़ाने के लिए $20,000 की जरूरत पड़ेगी जो उनके पास नहीं है। मेरी एक बेटी है। वो अपनी बेटी की तस्वीर दिखा करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ठग कहता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो यहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक प्रीस्ट का कॉल आता है जो बताता है कि उसके पास एक काम है। जैसे ही ठग उसके पास पहुँचता है वो प्रीस्ट उसे कुछ पैसे देता है और जाने लगता है बाहर। तभी उसके भेजे में गोली लग जाती है। मगर जिन लोगों ने प्रीस्ट को मारा है वो प्रीस्ट को नहीं बल्कि ठग को मारने आए थे। अब वो ठग पे हमला कर देते हैं। तब ठग भी उन पे टूट पड़ता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। उसने लगभग सारे लोगों को मार दिया है। सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा है जिस पे बंदूक तान करके वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तभी आदमी कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। ठग समझ जाता है कि आदमी कुछ नहीं जानता मगर इसने सवाल का जवाब दिया है इसीलिए वो उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी ठग की नजर पड़ती है इस आदमी के टैटू पे। ये एक स्पाइडर का टैटू है। ठग यहाँ से जाना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि प्रीस्ट ने जो पैसे दिए थे वो अभी भी उसके पास है, यानी उसे इन पैसों को देना पड़ेगा कॉनर को। वो चला जाता है कॉनर के घर पे और उसे पूरी बात बताता है कि आज कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और उसे मारने की भी कोशिश की। ये बात कॉनर को समझ में नहीं आती कि उसके पीछे कौन आ सकता है। पूरे शहर पे इनका कब्जा है, आखिर उसे कौन मारेगा। तब ठग पैसे दे करके निकल जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है देखता है कि योलेंडा यहाँ पर आई हुई है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता लगा? योलेंडा कहती है कि आखिरी बार जब तुम मेरे घर पे आए थे तब मैंने तुम्हारे वॉलेट को चेक किया था। ठग कहता है कि ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने मेरी मर्जी के बगैर मेरे पर्स को छुआ है। योलेंडा कहती है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे पास आना चाहती थी। ये दोनों चले आते हैं घर के अंदर। यहाँ के सारे मेडिकल बिल्स को देखने के बाद योलेंडा समझ जाती है कि मानसिक हालत ठीक नहीं है ठग की। वो चीजों को भूल रहा है। वो भी इन चीजों को नोटिस कर रही थी। ठग उसे कहता है कि मेरे साथ सारी चीजें ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का कोई फ्यूचर है। योलेंडा कहती है कि जब तक हम साथ नहीं रहेंगे फ्यूचर का पता कैसे चलेगा। ठग थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है कि मैंने अपनी बेटी और उसके बच्चों को इनवाइट किया है डिनर के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? योलेंडा खुश हो जाती है। ये दोनों पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट। मगर जैसे जैसे समय बीतता है ठग समझ जाता है कि उसकी बेटी नहीं आने वाली। तब वो गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले वो चिल्लाता है वेटर पे, उसके बाद अगल बगल के लोगों पर भी। योलेंडा बड़े ही समझदारी के साथ उसे निकाल करके ले जाती है यहाँ से बाहर और घर ला करके सुला देती है। जैसे ही ठग की आंख खुलती है वो देखता है कि डेजी यहाँ पे है। वो योलेंडा से पूछता है कि तुमने इन्हें कैसे बुलाया। तब उसे पता लगता है कि योलेंडा ने डेजी को पूरी सच्चाई बता दी है। तब वो उस पर गुस्सा हो जाता है। तब डेजी उसे शांत करवाती है और कहती है कि आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ठग कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता था। पहले तुम ये बताओ कि तुम डिनर पे क्यों नहीं आई? डेजी कहती है क्योंकि मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आप सबसे पहले जा करके अपनी ट्रीटमेंट करवाओ। ठग कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर से बात नहीं की। उनका कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डेजी कहती है कि मैं दूसरे डॉक्टर से बात करूंगी, मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं शहर छोड़ करके जा रही। इतना कह के वो चली जाती है। ठग अब खुश है कि उसकी बेटी उसकी मदद करना चाहती है। मगर अब जैसे जैसे समय बीतता है ठग की हालत खराब होने लगती है। वो दिन प्रतिदिन हेल्यूसिनेट कर रहा है। अंत में वो पहुंचता है डेजी के घर पे ताकि आखिरी बार बात कर सके ड्रे से। वो ड्रे को कहता है कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, कभी भी उन रास्तों पे मत चलना जिन रास्तों पे मैं चला हूँ। इतना कहने के बाद वो आता है कॉर्नर के पास ताकि उससे कुछ पैसे मांग करके दे सके डेजी को, जिसकी मदद से डेजी अपने नए शहर में एक अपार्टमेंट खरीदेगी। वो प्रैक्टिस करके आता है कि वो क्या बोलेगा, मगर अंदर आने के बाद वो सारी चीजों को भूल जाता है। वो देखता है कि कॉर्नर अंदर ही बैठा है और उसे पूरी बात पता लग चुकी है कि आखिर ठग के साथ क्या हो रहा है। उसे डेमेंशिया है। कॉर्नर कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। तब ठग उससे बहस करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे बना करके दिए हैं। मैं लास्ट टाइम भी तुम्हारे लिए पैसे लेकर के आया था जिन पैसों पे तुम्हारा कोई भी हक नहीं था। कॉर्नर कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, सबसे पहले अपना फोन नंबर बताओ। मगर ठग को उसका नंबर याद नहीं और ना ही अपना एड्रेस याद है। कॉर्नर कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों की गैंग में कोई जरूरत नहीं है, अब निकल जाओ यहाँ से। जब ठग यहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पे। वो देखता है कि इसके गले पर भी स्पाइडर टैटू बना है। वो समझ जाता है कि उस पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि काइल है
वो वापस आता है और सीधा काइल के पैर में गोली मारता है और कॉर्नर पे बंदूक तान करके कहता है कि सारा कैश मुझे दो। कॉर्नर सारा कैश दे देता है मगर ठग उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो कॉर्नर को मारता है और काइल की जान बख्श देता है क्योंकि वो नया है और शायद इस धंधे को छोड़ भी दे। उसके अंदर अभी इतनी बुराई नहीं है। वो पैसों को लेकर के पहुंचता है एक एजेंट के पास और कुछ पैसे दे करके कहता है कि वो उसकी बेटी के लिए एक अपार्टमेंट खरीद दे। फिर वो पहुंचता है योलंडा के पास। वो देखता है कि वो शराब के नशे में धुत बाथरूम में पड़ी हुई है। वो उसे ऊपर उठाता है और बिस्तर पे सुला करके माफी मांगता है कि कल उसने उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से बात किया जिसके लिए वो शर्मिंदा है। इतना कहने के बाद वो $30,000 लेकर के पहुंचता है वैश्यालय में और वहाँ के मालिक को कहता है कि मैं एक लड़की को खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है किसको? तब वो नाम लेता है हेलेन का। इस बात को सुनने के बाद वो कहता है कि वो लड़की बिकाऊ नहीं है। ठग कहता है कि क्यों? मुझे उसे देखना है। तब वो आदमी उसे लेकर के जाता है बाथरूम जहाँ पर उस लड़की की लाश पड़ी है। वो कहता है कि एक कस्टमर ने इसे मार दिया। वो वापस आकर के हंसता है और कहता है कि ऐसी लड़कियां ऐसे ही मरती रहती हैं। तब ठग गुस्सा हो जाता है। वो बंदूक निकाल करके तानता है इस आदमी पे और कहता है कि सारी लड़कियों को रिहा करो। एक एक करके सारी लड़कियां जब बाहर आती हैं तब वो इनका सारा कैश निकाल करके लाता है और लड़कियों में बांटने लगता है। जब धीरे धीरे लड़कियां बाहर जाने लगती हैं तभी आदमी इशारा करता है और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। ठग एक एक करके सबको मार रहा है। तभी आदमी चाकू निकाल करके स्टैब कर देता है ठग को। ठग गिर जाता है नीचे। जब आदमी उसे दोबारा स्टैब करने जाता है तभी एक लड़की पीछे से उसे शूट कर देती है। ठग उस लड़की को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पैसे उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। लड़की ऐसा ही करती है। तब ठग अपने आप को संभाल करके पहुंचता है डेजी के घर पे और आखिरी बार मिलता है ट्रे से। वो उसे कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें बहुत सारे लोग बताएंगे कि मैं बहुत ही बुरा आदमी था और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन मेरे पास बुराई का ही रास्ता था अच्छा काम करने का। मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में याद करना। मैंने मरते समय कुछ अच्छे काम किए हैं। इतना कह के वो निकलता है और चला आता है अपने पिता के पुराने घर पे और दीवार पे सर रख करके लेट जाता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सूर्य की पहली किरण पड़ती है उसके चेहरे पर। तब वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे सारी चीजें ब्लर होने लगती हैं, यानी कि उसकी मौत हो रही है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं वो अपने आप को समंदर में पाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।